दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ये एक मॉरल स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द 3 क्वेश्चंस। क्या मतलब हुआ? 3 सवाल। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। King Man Singh always posed puzzles in the court। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? किंग मान सिंह ऑलवेज पोस्ट पजल्स इन द कोर्ट, मतलब कि राजा मान सिंह हमेशा पजल्स का मतलब है पहेलियाँ रखा करते थे, पूछा करते थे इन द कोर्ट, दरबार में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो राजा मान सिंह थे वो हमेशा दरबार में पहेलियाँ पूछा करते थे, उनको वो रखा करते थे। एनीवन हु कुड नॉट आंसर देम वॉज पनिश्ड। क्या मतलब हुआ? एनीवन का मतलब है कोई भी। एनीवन हु कुड नॉट आंसर, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब है जो, और ये हम जब यूज़ करते हैं जब किसी का रेफरेंस दिया जाता है तो वहाँ पर इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है और कुड का प्रयोग किया जाता है पास्ट के लिए। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एनीवन हु कुड नॉट आंसर मतलब कोई भी ऐसा जो मतलब कि जवाब नहीं दे पाता था या जवाब नहीं दे सका। आंसर दैम मतलब उनका जवाब नहीं दे पाए उन पहेलियों का। वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। और दोस्तों इस वाक्य में वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो जब भी किसी वाक्य में वॉज या वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एनीवन हु कुड नॉट आंसर दैम वॉज पनिश्ड। और दोस्तों ये जो दैम है ये पहेलियों के लिए यूज़ किया गया, मतलब कोई भी जो उनका जवाब नहीं दे पाता था, मतलब पहेलियों का वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया या कह सकते हैं उसको दंड दिया जाता था। चलिए आगे देखिए। वंस अ मैन केम टू द रॉयल कोर्ट एंड चैलेंज्ड हिम। क्या मतलब हुआ? वंस अ मैन मतलब कि एक बार एक आदमी केम टू द कोर्ट, और दोस्तों ये कम की सेकंड फॉर्म है। कम का मतलब होता है आना, सेकंड फॉर्म है केम, और आप इसकी थर्ड फॉर्म भी नोट कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म और जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेम है, COME कम। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, कम केम कम, और ये हमारी सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, अ मैन केम टू द रॉयल कोर्ट मतलब कि एक बार एक आदमी शाही दरबार में आया। केम टू द रॉयल कोर्ट मतलब कि शाही दरबार में आया। एंड चैलेंज्ड हिम, और दोस्तों चैलेंज करने का मतलब होता है किसी को भी चुनौती देना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड चैलेंज्ड हिम, और उनको चुनौती दी। इफ़ यू डोंट आंसर माई 3 क्वेश्चंस करेक्टली यू हैव टू गिव अप द थ्रोन। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इफ़ यू डोंट आंसर माई 3 क्वेश्चंस। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। और इस वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है, तो यू के लिए डू नॉट का प्रयोग किया गया है और डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इफ़ यू
डू नॉट, या इसको पढ़ सकते हैं डोंट, इफ़ यू डोंट आंसर माई 3 क्वेश्चंस, मतलब यदि आप मेरे 3 सवालों के जवाब 3 सवालों का जवाब नहीं देते हैं करेक्टली, मतलब सही से ठीक से, यू हैव टू गिव अप द थ्रोन, और यू हैव टू गिव अप, और गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, यू हैव टू गिव अप द थ्रोन, और थ्रोन मतलब सिंहासन, मतलब आपको आपको सिंहासन छोड़ना होगा। किंग मान सिंह अग्रीड, और अग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना, किंग मान सिंह अग्रीड मतलब जो राजा मान सिंह थे वो सहमत हो गए। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का मतलब आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि जो एक बार एक आदमी जो है वो शाही दरबार में आया और उसने उनको चुनौती दी और कहा कि यदि आप मेरे 3 सवालों का जवाब ठीक से नहीं देते हैं, यू हैव टू गिव अप द थ्रोन, और आपको सिंहासन छोड़ना होगा। किंग मानसिंह अग्रीड, और जो राजा मानसिंह थे अग्रीड, वो तैयार हो गए। चलिए अब आगे देखिए आगे क्या होता है। द मैन आस्क्ड 3 क्वेश्चंस, और दोस्तों आस्क का मतलब होता है पूछना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द मैन आस्क्ड 3 क्वेश्चंस मतलब आदमी ने 3 सवाल पूछे। हु रन्स फास्टर देन द विंड, क्या मतलब हुआ हु रन्स फास्टर, और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जो या फिर कौन, और ये जो हमारा वाक्य है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और जब हमारा कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ पर वर्ब की 5th फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये रन की 5th फॉर्म है, रन का मतलब दौड़ना, और ये 5th फॉर्म है रन्स। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, हु रन्स फास्टर मतलब कौन तेज दौड़ता है, देन द विंड, और विंड मतलब हवा, हवा से। और दोस्तों यहाँ पर आप इसकी स्पेलिंग को देख सकते हैं THAN देन, और एक और वर्ड होता है THEN, उसका मतलब होता है तब। तो आपको इन दोनों की बातों आपको इन दोनों के बीच का फ़र्क समझना है। THEN को हम देन पढ़ते हैं और THAN को भी हम देन पढ़ते हैं, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, लेकिन THEN का मतलब होता है तब। लेकिन जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप 2 लोगों की या 2 चीज़ों की तुलना करते हैं, तब आपको इस वाले देन का प्रयोग करना होता है THAN। इसका मतलब होता है से, देन द विंड मतलब हवा से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। द मैन आस्क्ड 3 क्वेश्चंस मतलब आदमी ने 3 सवाल पूछे। हु रन्स फास्टर देन द विंड मतलब कि हु रन्स फास्टर देन द विंड मतलब कि हवा से तेज कौन दौड़ता है। चलिए आगे देखिए। हु हेल्प्स इन ट्रबल, और ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और दोस्तों ये जो हु है ये सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। हु हेल्प्स इन ट्रबल मतलब कि ट्रबल में मतलब कि परेशानी में मदद कौन करता है। आगे देखिए। विच इज द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, और दोस्तों ये जो वर्ड आप देख रहे हैं स्वीटेस्ट, ये स्वीट की 3rd सुपरलेटिव डिग्री है। स्वीट का मतलब मीठा, और स्वीटर मतलब उससे मीठा, और स्वीटेस्ट मतलब सबसे मीठा, और ये स्वीट की 3rd सुपरलेटिव डिग्री, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, और ये एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, विच इज़ द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड मतलब कि संसार में दुनिया में सबसे मीठी चीज़ क्या है। तो दोस्तों यहाँ तक आप इन तीनों सवालों को देखिए समझ गए होंगे कि उसने क्या 3 सवाल पूछे। कि पहला सवाल ये था कि जो हवा से तेज़ कौन दौड़ता है। दूसरा सवाल ये था कि परेशानी में मदद कौन करता है, और तीसरा सवाल ये था कि संसार में दुनिया में सबसे मीठी चीज़ क्या है। चलिए आगे देखिए। द किंग थॉट अ लॉट, और ये दोस्तों थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक का मतलब होता है सोचना, और ये सेकंड फॉर्म है थॉट। द किंग थॉट अ लॉट मतलब राजा ने बहुत सोचा। बट ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चंस, और दोस्तों यहाँ भी इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है। कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब आप पास्ट में ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द हैं, तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है, और ये पास्ट के लिए किया जाता है। और यदि आप उसका नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो कुड के बाद नॉट का भी यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चंस, लेकिन वह सवालों का मतलब कि प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो राजा थे उन्होंने बहुत सोचा, बट ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चंस, लेकिन वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए या दे सके। चलिए आगे देखिए।
नाउ द किंग फियर्ड लूजिंग हिज थ्रोन। और दोस्तों फियर का मतलब होता है डर लगना, और ये सेकंड इसको यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और आप ये चीज़ भी नोट कर सकते हैं, FEAR, फियर। जो ये वर्ड है फियर, ये एक नाउन भी है और नाउन के साथ साथ ये एक वर्ब भी है। यदि आप इसको नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो फियर का मतलब होता है डर या फिर भय, लेकिन जब आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा डर लगना। तो यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया और ये फियर की सेकंड फॉर्म है फियर्ड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, नाउ द किंग फियर्ड, मतलब अब जो राजा थे वो डर गए, लूजिंग हिज थ्रोन। और किस बात का डर था, लूजिंग हिज थ्रोन, मतलब कि अपने थ्रोन का, अपना सिंहासन को गंवा देने का की वजह से वो डर गए। द मैन सेड, आदमी ने कहा, क्या कहा, प्रॉमिस मी नेवर टू पोज क्वेश्चंस टू द पीपल एंड आई विल लीव योर थ्रोन। क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा, द मैन सेड प्रॉमिस मी, मतलब आप मुझसे वादा करो, नेवर टू पोज क्वेश्चंस, की आप कभी भी सवाल जो है वो नहीं पूछोगे, पोज करोगे मतलब उनको नहीं रखोगे, टू द पीपल, लोगों के सामने, मतलब लोगों से के सामने आप सवाल नहीं रखोगे, एंड आई विल लीव योर थ्रोन, और मैं आपका जो सिंहासन है उसको छोड़ दूंगा। तो दोस्तों यहाँ तक आप स्टोरी समझ में आई गई होगी। वो जो व्यक्ति था उसने राजा साहब से 3 सवाल पूछे, लेकिन जो राजा साहब थे उन्होंने बहुत सोचा लेकिन वो उसके आंसर नहीं दे पाए और फिर वो डर गए। उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो अपना जो सिंहासन है उसको गंवा देंगे। फिर जो आदमी था उसने राजा साहब से कहा कि आप मुझसे वादा करो कि आप मतलब सवाल कभी भी मतलब लोगों के सामने नहीं रखोगे, नहीं पूछोगे, और अगर आप ऐसा, एंड आई विल लीव योर थ्रोन, और मैं आपका सिंहासन छोड़ दूंगा, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप इस तरह के सवाल नहीं पूछोगे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। द किंग प्रॉमिस्ड टू डू सो, और जो राजा थे उन्होंने वादा किया, और ये सेकंड फॉर्म है, द किंग प्रॉमिस्ड टू डू सो, राजा ने ऐसा करने का वादा किया। एंड आस्क्ड द आंसर्स, और आस्क्ड द आंसर्स, और उन्होंने सवाल, आस्क्ड द आंसर्स, और उन्होंने जवाब पूछे। द मैन सेड, आदमी ने कहा, आ हार्ट्स विशेस आर फास्टर देन द विंड। और दोस्तों यहाँ हार्ट के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, केत की, और इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द मैन सेड, आदमी ने कहा, आ हार्ट्स विशेस आर फास्टर देन द विंड, मतलब एक जो दिल की जो इच्छाएं होती हैं, आर फास्टर देन द विंड, वो हवाओं से ज़्यादा तेज होती हैं। सपोर्ट हेल्प्स अ मैन इन ट्रबल, क्या मतलब हुआ कि जो सपोर्ट होता है या कह सकते हो सहारा होता है, हेल्प्स अ मैन इन ट्रबल, वो एक आदमी की मदद करता है किसी भी संकट में, ट्रबल में, परेशानी में। एंड पोलाइट वर्ड्स, और जो पोलाइट वर्ड्स होते हैं मतलब जो विनम्र शब्द होते हैं, आर द स्वीटेस्ट इन द वर्ल्ड, वो संसार में सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं। तो दोस्तों इन तीनों अच्छे क्वेश्चंस का जवाब आपको भी समझ में आ गया होगा, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा कि जो किसी के दिल की जो इच्छाएं होती हैं वो हवा से भी ज़्यादा तेज़ होती हैं, और जो सपोर्ट होता है, जो मतलब सहारा होता है, वो किसी आदमी का संकट में मदद करता है, और जो पोलाइट वर्ड्स होते हैं मतलब जो विनम्र शब्द होते हैं वो सबसे मीठे होते हैं संसार में। देन द मैन वेंट अवे, फिर जो वो आदमी था, और ये गो की सेकंड फॉर्म में, देन द मैन वेंट अवे, फिर वो जो आदमी था वो चला गया। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यहाँ से ये जो कहानी है आपने इससे कुछ सीखा भी होगा। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।